नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने तीन अलग अलग कक्षाओं में 3 अलग अलग विषयों पर अपने आपसे बातें की हैं और अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये चौथा क्लास है। चौथे क्लास में हम आपके साथ भाव पल्लवन के जो कुछ नियम कायदे हैं, जो कुछ सामान्य नियम हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके पूर्ववर्ती कक्षा में, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपसे भाव पल्लवन भाव और भावार्थ मुख्यार्थ तथा भाव के पल्लवन के बीच के अंतर को आपके साथ हमने एक दूसरे के साथ डायलॉग में बातें की हैं, संवादित किया है और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस कक्षा में चूंकि हर एक चीज़ के अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रियाँ होती हैं, जिनको आप तक पहुंचाने का कार्य भी इस कक्षा में हम करेंगे। यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि जो पल्लवन है, भाव पल्लवन, वह किन किन नियमों के तहत किया जाता है और किन किन नियमों के तहत वो बंधा होता है। ऐसे कुल देखा जाए तो 8-9 नियम हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण नियम है वह मैं आपके सामने नंबर वाइज करके बोलूँगा और उसकी व्याख्या भी साथ में करता जाऊँगा। चूँकि ये नियम काफ़ी बड़े हैं, कुछ तो नियम 1.5-2 वाक्य में हैं, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर या जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको लिख नहीं पा रहा हूँ। वो एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं कि इस वीडियो के साथ ही जो आपको सामग्रियाँ मिल जाएंगी इनसे जुड़ी हुई, उसमें वो सारी चीज़ें लिखित रूप में उपस्थित रहेंगी। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला नियम है वह कहता है कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़िए ताकि मूल एवं संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो भी प्रसंग निर्दिष्ट तत्व है, तथ्य है, वाक्य है, वह उस अवतरण को हमें भली भांति और बड़ी गहनता के साथ पढ़ना होता है। एक बार ही नहीं, कई बार भी पढ़ना होता है ताकि उसमें छिपे हुए जो मूल भाव हैं वह पूर्ण रूप से हमें समझ में आ जाए। जब वो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा तो हम उसकी व्याख्या अच्छी तरीके से करेंगे। जो दूसरा है वह है कि मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद, क्योंकि एक ही अवतरण में हो सकता है कि एक मूल भाव हो और एक उसके बाद का भाव इसको गौण भाव है, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। तो जो मूल और गौण विचार हैं उनको भली भांति समझ लेने के बाद एक एक करके श्रृंखलाबद्ध करके, क्रमबद्ध करके, एक एक करके सभी निहित यानी कि सभी मिले हुए, सभी उसमें समाये हुए भावों को, विचारों को एक एक अनुच्छेद में, एक एक पैराग्राफ में भली भांति लिखना हमें आरंभ करना होता है ताकि कोई भी भाव, कोई भी विचार छूट नहीं जाए। जो तीसरा तत्व है, जो तीसरा नियम है वह यह है कि भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में जो भी भाव उसमें छिपा हुआ है और जो भी भाषा हमें इजाद करनी है, हमें उपयोग में लानी है, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, फुल क्लियरिटी, पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। हम बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करें, हम तत्सम कृत शब्दों का प्रयोग न करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सरल हो और आसानी से वह अपनी बात हम तक पहुंचा दे, अपने तत्वों को या उसमें निहित अर्थ को हम तक खोल पाने में सफल हो। तो भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसी भी तथ्य को लेकर, मौलिक होना चाहिए, पूर्ण रूप से बेसिक का हमें ध्यान होना चाहिए, मूल कंटेंट है वह भी हमारे दिमाग में होना चाहिए और सरलता पूर्ण रूप से हमारे साथ होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा बेहद सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा, मैंने आपसे पहले भी कहा, तत्संकृत भाषा अथवा अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है कि पल्लवन के लेखन में, मैंने आपको जब भाव पल्लवन क्या था उसके संदर्भ में ही मैंने कहा दिया था कि अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। तो वह एक नियम भी है, वह कहता है कि पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का, भाव पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक उल्लेख या विस्तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अवांछित है, जो वांछनीय नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है, उसे बिल्कुल भी उस कोड में नहीं लाना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। अगला पॉइंट कि पल्लवन में लेखक को मूल और गौण विभाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो भाव पल्लवन है उसमें लेखक को जो मूल विचार अभिव्यक्त किए गए हैं या जो मूल भाव अभिव्यक्त किए गए हैं उनके संदर्भ में अतिरिक्त आलोचना
अतिरिक्त टीका टिप्पणी अपने तरफ से नहीं करनी चाहिए। कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें उसमें नहीं लाना चाहिए। इसमें मूल रूप से लेखक के जो मूल लेखक होता है उसी के मनोभावों का विस्तार होता है, उसको बड़ा आकार, उसको बृहद आकार प्रदान किया जाता है। इसके बाद पल्लवन की रचना, यानी कि जो भाव पल्लवन हम करने बैठते हैं, इस भाव पल्लवन की रचना हर हाल में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। और आखिरी जो सबसे सरल नियम है वह, उसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि पल्लवन की जो शैली है वह शैली व्यास शैली होनी चाहिए, वह समास शैली में वह प्रयोग नहीं होना चाहिए। अतः इसमें भावों बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ये दो जो शैलियाँ मैंने आपके सामने कही, कई बच्चे इससे अवगत नहीं होंगे, कई लोग इसको भली भांति जानते भी नहीं होंगे कि यह व्यास शैली क्या है और समास शैली क्या है। मैंने कहा कि भाव पल्लवन मुख्य रूप से समास शैली में व्यास शैली में करनी चाहिए, समास शैली में नहीं करनी चाहिए। तो एक बार आपको मैं ब्रीफ कर दूं, संक्षिप्त आपको उदाहरण, संक्षिप्त परिभाषा में व्यास शैली की और समास शैली की दे दो कि जिस शैली में, जिस भी शैली में, जिस भी स्टाइल में, शैली मतलब स्टाइल, जिस भी स्टाइल में, जिस भी शैली में, जिस भी तरीके से, जिस भी कला के जिस क्षेत्र से भाव को विस्तार देने के उपरांत हम उसका अंतिम, जब उसका अंत करने वाले होते हैं, जब उसका निष्कर्ष देने वाले होते हैं, तो भाव को विस्तार देने के उपरांत निष्कर्ष को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह व्यास शैली होती है। व्यास शैली में हम पहले बहुत एक्सप्लेनेशन करते हैं और अंत में जब जाते हैं, जब उसका अंत होने वाला होता है, जब हमको निष्कर्ष देना होता है, हम सूत्रवत उसके निष्कर्ष को, निचोड़ को सामने रख देते हैं। इसके विपरीत समास शैली होती है। समास शैली में बड़े जटिल, दुरूह, तत्सम शब्दों से युक्त विस्तृत वाक्यों के विस्तृत जो मिश्र वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और इन मिश्र वाक्यों के माध्यम से जो सार गर्भित तत्व होते हैं उनको सूत्र रूप में कहकर उसकी बात का विस्तार किया जाता है। इसीलिए कठिन प्रक्रिया है। इस कठिन प्रक्रिया का प्रयोग भाव पल्लवन में नहीं किया जाता। भाव पल्लवन में मुख्य रूप से व्यास शैली का ही प्रयोग किया जाता है। इन कुछ ये जो 7-8 नियम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन नियमों को आपको भली भांति ध्यान में रखना होगा। कई उदाहरण है जिसकी, जैसे एक मूल अवतरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि इसकी व्याख्या काफी बड़ी हो जाएगी। एक अवतरण यह है कि महात्मा गांधी ने किसी समय कहा था कि आजादी के समय में कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। अगर यह आपको व्याख्या के तौर पर कह दिया गया, एक सूत्र वाक्य आपको दे दिया गया और अब इस वाक्य इस चीज के लिए आपको कहा जाएगा कि इसका भाव पल्लवन करिए, इसका विस्तार कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस एक वाक्य के भीतर जो मूल कथाकार है, जिसने यह कहा है, जिसने यह आपके सामने रखा है, उसको, उसी के मूल भावों को आपको भली भांति समझना होगा। उन्होंने इसमें किसी भी चीज की कोई बुराई नहीं की, किसी भी चीज की कोई समीक्षा नहीं की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात आपके सामने रखी कि किसी भी विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। इसका मतलब है कि उनके मूल विचार को समझते हुए हमें इस विचार की बढ़ोतरी का प्रयास करना है। इस जो मूल कथ्य है इसको विस्तार प्रदान करना है। ऐसे और भी कई उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में कहा था कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। यह एक कॉन्सेप्ट, एक विचार, उन्होंने एक मूल भाव उन्होंने आपके सामने रख दिया। अब इसका जब आप भाव पल्लवन करेंगे फिर आपको ये कई बार इन चीजों को पढ़ना होगा और ध्यान में रखना होगा कि आपको केवल और केवल मूल लेखक की बात की ही व्याख्या, उसकी ही को ही विस्तार करना है। उसमें कहीं भी कोई आलोचना, अपने तरफ से कोई आलोचना या अपने तरफ से कोई टीका टिप्पणी उस कथ्य की आपको नहीं करनी है। जो मुख्य भाव है उनको तो लाना ही लाना है, गौण भावों को भी सामने प्रस्तुत करने का कार्य करना है। इस तरह से अनेक उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं जिनका भाव पल्लवन करना है। फिलहाल ये सारी चीजें जो हैं वह आपको लिखित रूप में इनसे जुड़ी हुई सामग्रियां आप तक पहुंच जाएंगी, जिससे इन चीजों को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने में आपको सहूलियत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले क्लास में फिर आपसे एक सुंदर और एक सार्थक संवाद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।